हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारे एग्जाम में ये टॉपिक देखने को मिलता है और अगर बहुत अच्छे से किया होगा तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बढ़िया कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहले बात, क्वेश्चन आता है सर बैंक होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए बैंक होता क्या है। तो जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा होगा, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, एक वित्तीय संस्था होती है जो क्या करती है, पब्लिक का डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और उनको ऑन डिमांड लोन जारी करती है। क्वेश्चन कभी भी पूछे ना बैंक क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है पब्लिक का डिपॉजिट और जरूरत पड़ने पर ऑन डिमांड उनको क्या करता है बेटा, लोन जारी करता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सर, भारत में बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कौन करता है। तो आपने बताना है आरबीआई करता है। बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है आरबीआई। लेकिन अब भारत में बहुत सारे बैंक ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक की भैया, क्या जरूरत पड़ी पेमेंट बैंक की, ठीक है ना। तो इतने सारे बैंक ऑलरेडी जब वर्किंग में हैं तो क्या जरूरत पड़ी भारत में इन इस प्रकार के बैंक्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो आपको पता होना चाहिए भारत की जनसंख्या अब आपको पता है लगभग 140 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और ऐसे में जो ऑलरेडी बैंक है भारत में वो मतलब गांवों तक या छोटे छोटे कस्बों तक नहीं पहुंच पा रहे, और जिसके कारण भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो आज तक बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी ही नहीं। और इसलिए और वो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर बड़े बैंक्स के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वहां पर अपनी ब्रांच को ओपन कर सके, क्योंकि वहां पर उनके खर्चे नहीं पूरे होते। और जब खर्चे पूरे नहीं होंगे तो एक कोई भी बड़ा बैंक वहां पर जाके अपनी ब्रांच ओपन नहीं करेगा। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था उषा थोराट कमेटी। एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था उषा थोराट कमेटी। और उषा थोराट कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि भारत में एक डिफरेंशिएटेड बैंक की शुरुआत करेंगे। डिफरेंशिएटेड होता है विशेष पर्पज के लिए, ठीक है ना। भारत में आप डिफरेंशिएटेड बैंक की शुरुआत करेंगे और इन बैंक में एक तो होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा जो बैंक था पेमेंट बैंक। इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी वो दी थी नचिकेत मोर कमेटी ने। नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। नचिकेत मोर कमेटी ने कहा कि भारत में पेमेंट बैंक होने चाहिए और उषा थोराट कमेटी ने कहा कि भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक होना चाहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, इस बैंक का मेन मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ भारत के हर आदमी तक बैंकिंग की पहुंच करना। वो छोटे छोटे कस्बे, वो छोटे छोटे एरिया जहां पर बड़े बैंक्स नहीं हैं वहां जाकर उन लोगों को बैंक से जोड़ना, ये इन बैंकों का मेन काम है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो विशेष पर्पज के लिए बनाए गए हों। ऐसे बैंक जो विशेष पर्पज के लिए बनाए गए हों, और उसमें सबसे पहला बैंक आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। और इस बैंक को रिकमेंड किसने किया, उषा थोराट कमेटी ने किया, ठीक है। और किसके लिए किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनका मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। फाइनेंशियल मतलब भारत के हर इंसान को बैंकिंग से जोड़ना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। भारत के हर आदमी, हर इंसान भारत का बैंकिंग से जुड़े, फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़े, इसको क्या बोला जाता है बेटा। देखो फाइनेंशियल एक घेरा है और उसमें इंक्लूज हो जाना मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ना, और यही तो क्या है बेटा, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो क्वेश्चन बनेगा उषा थोराट कमेटी ने किस बैंक की रिकमेंडेशन दी, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस प्रकार का बैंक है बेटा डिफरेंशिएटेड बैंक। रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई। देखो भारत में कोई भी बैंक आरबीआई रेगुलेट करेगा, ये बात याद रखनी है। अब बात आती है सर इसको लाइसेंस कौन देता है। इसको लाइसेंस दिया जाता है, भारत में कोई भी बैंक है ना, भारत में किसी भी प्रकार का बैंक है उसको लाइसेंस दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर, ठीक है। भारत में जो लाइसेंस दिया जाता है ना बैंकों को, वो दिया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंदर। एक आरबीआई एक्ट भी है बेटा, एक है आरबीआई एक्ट, और इसका आरबीआई एक्ट 1934 है और इसका भी सेक्शन है 22। और ये क्या करता है कि भारत में जो करेंसी है, भारत में जो करेंसी है उसको प्रिंट करने का काम सिर्फ और सिर्फ आरबीआई करेगा। ये अधिकार आरबीआई को देता है, आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 22। और भारत में कोई भी बैंक अगर लाइसेंस चाहता है उसको लाइसेंस मिलेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर। अच्छा दूसरी बात, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, भारत में जो स्मॉल फाइन, वैसे तो सभी बैंकों का ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। अब बात आती है भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन, किस किस को स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। सबसे पहले कोई भी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी,
और कैसी कंपनी, जो अगर आप बात करते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड हो या कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड हो, एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में लोन देने का काम करती है, उसको बोला जाता है नॉन, वो बैंक तो नहीं होता लेकिन वो फाइनेंस कंपनी होती है। देखते हैं ना आप, बजाज फाइनेंस कंपनी या श्रीराम फाइनेंस कंपनी, इस तरीके से भारत में बहुत सारी फाइनेंस कंपनी है जिनके पास लाइसेंस है एनबीएफसी का, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का। तो या तो वो कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और या वो जो फाइनेंस कंपनी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो छोटे छोटे ग्रुप को लोन देने का काम करता है, या कोई भी लोकल एरिया बैंक, ठीक है ना, कोई भी लोकल एरिया बैंक जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो आवेदन दे सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है आरबीआई को कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दो। जब ये कमेटी बनी तब 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था प्लस 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था। अगर आपके पास 100 करोड़ का कैपिटल है, अगर आपकी कंपनी के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है एनबीएफसी का, माइक्रो फाइनेंस का या लोकल एरिया बैंक का, आप आवेदन दे सकते हो कि इसके लिए बेटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। लेकिन टाइम जैसे बीता, 100 करोड़ से बढ़ा के इसका कैपिटल 200 करोड़ किया गया, और एटलीस्ट आगे बढ़ा, टाइम और बढ़ा तो लेटेस्ट इसका जो कैपिटल कर दिया गया 300 करोड़। ठीक है, अब क्या चाहिए, अगर किसी भी कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है, कम से कम 300 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, कम से कम 10 साल का उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब जाकर आरबीआई क्या करेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के तहत उसको बैंकिंग का लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, लाइसेंस प्रोवाइड करने के बाद में उसको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उन कुछ नियमों पे चलना पड़ेगा। सबसे पहला नियम क्या है, उसको अपनी टोटल ब्रांचेस का 25% जो ब्रांचेस है वो अनबैंक्ड एरिया में ओपन करना पड़ेगा, और वो भी 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है, यानी उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, 3 साल के अंदर अंदर अपनी 25% ब्रांचेज ऐसे एरिया में ओपन करनी पड़ेगी जहां पर कोई बैंक है ही नहीं। अनबैंक्ड एरिया का मतलब जहां पर कोई बैंक है ही नहीं। तो 25% ब्रांचेज अनबैंक्ड एरिया में कितने साल के अंदर, कम से कम 3 साल के अंदर उसको ओपन करना पड़ेगा। जितना वो लोन देगा उस लोन का 25% लोन किसको देना पड़ेगा बेटा, प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। अब आप बच्चे बोलोगे सर प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी इकोनॉमी का वो सेक्टर जो अभी डेवलप नहीं हुआ, जो अभी विकासशील है, जिसका विकास होना बाकी है, तो आरबीआई कहता है कि आपको अपने टोटल जो लेंडिंग का, टोटल लोन का 75% लोन किस में देना पड़ेगा, वो प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी में 8 सेक्टर है बेटा, कौन कौन से, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर प्रायोरिटी होता है, आपको उसको वरीयता पे रखना है, मतलब ऐसा सेक्टर इकोनॉमी का जिनका विकास नहीं हुआ, जिनका विकास होना बाकी है, और जो अभी अंडर डेवलपिंग है, अंडर डेवलप है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर हो गया प्रायोरिटी सेक्टर में, दूसरा एमएसएमई सेक्टर हो गया, ठीक है, तीसरा एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है ना, और अदर्स। यानी ये 8 सेक्टर ऐसे हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है, और आपको अपने टोटल लैंडिंग का 75% लैंडिंग किस में करना पड़ेगा बेटा, प्रायोरिटी सेक्टर में करना पड़ेगा, और 25% ब्रांचेज अनबैंक्ड एरिया में ओपन करनी पड़ेगी 3 साल के अंडर अंडर। कितना कैपिटल होना चाहिए, 300 करोड़ का, एक्सपीरियंस 10 साल का, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और लाइसेंस किस सेक्शन के अंडर मिलेगा, सेक्शन 22, और एक्ट कौन सा है बेटा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में सबसे खास बात, आपको 15% रखना पड़ेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राशन नहीं है बेटा, रेशियो है। आपको 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये CAR है क्या। मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी न कभी बैंकिंग पढ़ी होगी तो बेसल नॉर्म्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। बेसल बेसिक क्या है, स्विट्जरलैंड का एक शहर है, और यहां पर क्या हुआ, एक बैंक है, यहाँ पर एक बैंक है, ठीक है ना, और उस बैंक ने क्या किया, एक नॉर्म्स बनाए उस शहर में बैठ के, ठीक है ना, कुछ नॉर्म्स बनाए उस शहर में बैठ के, जिनको क्या बोला जाता है, बेसल नॉर्म्स बोला जाता है। बेसल नॉर्म्स में सबसे पहला नियम क्या है बेटा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझिए। मान लो आपके बैंक ने मार्केट में 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है। समझना इस बात को, CAR क्या होता है, थोड़े शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके बैंक ने 100 करोड़ का लोन दिया है, तो CAR क्या कहता है कि जितना मार्केट में आपने लैंडिंग करी है, ठीक है, जितना आपने लैंडिंग करी है, सबसे पहले उसमें रिस्क कैलकुलेट करिएगा, कितना % रिस्क है।
मान लो आपने 100 करोड़ का लैंडिंग किया है और रिस्क कैलकुलेट किया आपने, 20% रिस्क है, इसका मतलब 80 करोड़ रुपया तो वापस आ ही जाएगा, लेकिन 20 करोड़ पे क्या है आपका रिस्क है, ठीक है ना। और जितना रिस्क है उसका मतलब 15% क्या करना पड़ेगा आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। सीएआर समझे ना, भी जितना मार्केट में टोटल लैंडिंग दिया सबसे पहले उसका रिस्क कैलकुलेट कीजिएगा। रिस्क मान लो 20% है, जितना रिस्क है ना, जितना परसेंट, उस रिस्क का जितना परसेंट आपके बैंक ने सीएआर मतलब निर्धारित किया है, उतना पैसा आपको क्या करना पड़ेगा अपने पास सिक्योर करना पड़ेगा। जैसे मान लो 20 करोड़ रुपए पर रिस्क है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन आपने क्या करना है इस 20 करोड़ का 15%, मतलब इसमें से नहीं, अपने पास से आपको 20 करोड़ का 15% क्या करना पड़ेगा अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा, कि कल को अगर ये 20 करोड़ ना आ पाया तो इस ना आने के एवज में आपका बैंक कहीं फेल ना हो जाए, बैंक कहीं मतलब दिवालिया ना हो जाए, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे ये मान लो सीएआर बढ़ता जाता है, मान लो भी इसने पैसा नहीं दिया, एक कस्टमर और ने पैसा नहीं दिया, एक कस्टमर और ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक कब तक अपने पास से 15% पैसा सुरक्षित रख पाएगा। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, बैंक की स्थिति कमजोर होती जाएगी और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब बैंक का रिस्क बियर करने की क्षमता बिल्कुल घट जाएगी। ये सीएआर क्या है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बैंक की रिस्क बियर करने की क्षमता है, बैंक का रिस्क बियर करने की कैपेबिलिटी है। और अगर मान लो बार बार कोई बंदा पैसा नहीं दे रहा, आप 15% अपने पास से रखते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा जब अपने पास रखने के लिए 15% पास में होंगे ही नहीं, और होंगे नहीं तो बैंक क्या चला जाएगा, दिक्कत में चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में आरबीआई बैंक को कभी फेल नहीं होने देता, तो बैंक क्या करेगा, सॉरी आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक की सारी मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेगा और उस पर एक सिस्टम इंपोज कर देगा जिसको बोला जाता है पीसीए, ठीक है ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जब किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बिलो लो चला जाए, यानी एक स्तर से नीचे चला जाए, तब बैंक क्या आरबीआई क्या करेगा, उस बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इंपोज कर देगा और इसके तहत सारी मैनेजमेंट आरबीआई के हाथ में आ जाएगी और आरबीआई तब तक उस बैंक को पीसीए से बाहर नहीं करेगा जब तक उस बैंक की कंडीशन ठीक ना हो जाए, ठीक है। ये बात मेरे को लगता है आपको समझ आई होगी। तो 15% क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स लोन पोर्टफोलियो अप टू 25 लाख। मान लो बैंक ने 100% लोन देना है, 100% को दो भागों में बांटते हैं, 50% और 50%। इस 50% में जितना लोन देगा ना, तो पर पर्सन 25 लाख से ज्यादा नहीं देगा, मतलब एक लोन 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 20 लोग लोन ले रहे हैं, आपके पास 85 लाख रुपए हैं, टोटल आपके पास 100 करोड़ 100 करोड़ है, 50 करोड़ इधर बांट लिया, 50 करोड़ इधर बांट लिया। आपने ये जो 50% वाला लोन है ना, एक पर्सन को 25 लाख से ज्यादा नहीं देना, ठीक है ना, यानी आपका अप टू 25 लाख का पोर्टफोलियो होना चाहिए, इससे ज्यादा किसी सिंगल पर्सन को लोन नहीं देना। बाकी जो 50% है इसको भी दो भागों में बांटेंगे, इसमें किसी इंडिविजुअल को 10% से ज्यादा नहीं देंगे और किसी ग्रुप को, मान लो कोई कंपनी है कोई ग्रुप है, उसको 15% से ज्यादा लोन नहीं देंगे। मेरी बात समझना ध्यान से, बैंक अपना 100% जो लेंडिंग करेगा, मान लो 100 रुपए की लेंडिंग करेगा, 100 रुपए में जो 50% है ना, 100 करोड़ में जो 50% है, उसमें आपने जो लोन का पोर्टफोलियो है 25 लाख से ज्यादा नहीं रखना, मतलब किसी पर्सन को 25 लाख से ज्यादा देना ही नहीं। दूसरा जो बाकी 50% बचा, इसको दो भागों में बांटेंगे। नंबर एक क्या है बेटा, नंबर एक है इंडिविजुअल, उसको 10% से ज्यादा नहीं देंगे, और नंबर दो है बेटा ग्रुप, इसको 15% से ज्यादा नहीं देंगे। अब तीसरी बात क्या आती है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। जब इस बैंक को ओपन किया आपने, ठीक है, प्रमोटर होता है मालिक, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, मिनिमम कंट्रीब्यूशन आपने बताना है। तो मेरी बात सुनिए ध्यान से, यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहाँ से ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। सुनिए ध्यान से, मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन, यानी शुरुआती दौर में जो मालिक है या जो प्रमोटर है उसका कंट्रीब्यूशन कम से कम 40% या इससे ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 40% होना चाहिए, और ये 5 साल तक उसको बनाए रखना है, ठीक है। यानी जो प्रमोटर है उसको कम से कम 40% पैसा 5 साल तक लगाए रखना है, ठीक है। मान लो 300 करोड़ है, 40% पैसा प्रमोटर का होना चाहिए, 40 या इससे ज्यादा। अच्छा, अगले 5 साल तो बीत गए, पहले 5 साल और प्लस करेंगे तो टोटल कितने हो गए, 10 साल। 10 साल में उसको कम से कम 30% पैसा बनाए रखना है अपना। उसके बाद में बात आती है बेटा 12 साल, यानी 2 साल और प्लस करेंगे तो 12 साल तक उसको कम से कम 26% पैसा बनाए रखना है। और अगर 15 साल की बात आए तो 15 साल में अगर बात करें, ठीक है ना, तो कम से कम उसको 15% पैसा बनाए रखना है। तो लेकिन इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता, आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन है, मालिक की कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर की जो कंट्रीब्यूशन है, वो 40% बनाए रखनी है कम से कम 5 साल के लिए।
10 साल के लिए 30%, 12 साल में उसको 26% उसको बनाए रखना है। अब आप बात आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी पर्सन आके स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितने परसेंट तक पैसा लगा सकता है। यानी मान लो 100% अपना टोटल मतलब अपना है कैपिटल, उसमें 74% पैसा विदेशी बंदा लगा सकता है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर एफडीआई लिमिट है 74%, 74% बेटा, ये याद रखना है। और सारे के सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको लिस्टेड करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी शेयर मार्केट के अंदर अपने आप को लिस्टेड करना पड़ेगा 8 सालों के अंदर अंदर, विद इन 8 ईयर्स। यानी कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको अपने आप को लिस्टेड करना पड़ेगा शेयर मार्केट में कम से कम 8 सालों के अंदर अंदर। और कोई भी अगर मान लो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। अब बात आती है सर क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका कैपिटल 150 करोड़ है वो शामिल हो सकता है किस में बेटा? स्मॉल फाइनेंस बैंक में लाइसेंस ले सकता है, लेकिन विद इन 5 ईयर यानी कम से कम 5 सालों के अंदर अंदर अपना जो कैपिटल है वो 300 करोड़ उसको करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बैंक होते हैं पेमेंट बैंक। कोई भी पेमेंट बैंक 5 साल के अंदर यानी जिसका एक्सपीरियंस 5 साल का हो गया वो अप्लाई कर सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप पेमेंट बैंक के बारे में भी करेंगे, ठीक है। तो यानी कोई भी पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक ब्रांचलेस काम करते हैं, और जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये ब्रांच बैंकिंग करते हैं, यानी ब्रांच है इनकी। और पेमेंट बैंक जो है ना 5 साल में अपना 5 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको लाइसेंस मिल सकता है। अब बात आती है भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। इस टाइम भारत में कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? इस टाइम भारत में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इस टाइम टोटल भारत में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और जिसमें सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल एरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक। सबसे पहला कैपिटल एरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक, या इसको कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कहा जाता है। और ये भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कब बना? 2016 के अंदर 24 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहां पर है? जलंधर में है, यानी पंजाब में है। और इसका हेडक्वार्टर जलंधर, पहले ही एक लोकल एरिया बैंक हुआ करता था, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना वगैरह को सर्व किया करता था, ठीक है। आपने बताना है 2016 में बना, जलंधर में है, और इसकी टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। टैगलाइन भी साथ में देखो, कैपिटल एरिया स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जलंधर, भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था। और इनका मेन मकसद क्या होता है? छोटे छोटे ग्रुप को टारगेट करना, ठीक है ना। यानी भारत के हर कोने तक बैंकिंग को पहुंचाना, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन काम है। 24 अप्रैल 2016 को बना, हेडक्वार्टर जलंधर में है, टैगलाइन है विश्वास से विकास तक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है इक्वेटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्वेटोस बड़ा फेमस है, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और टैगलाइन क्या है बेटा? इट्स फन बैंकिंग। जैसे अगर आप बात करें कैपिटल एरिया की टैगलाइन थी विश्वास से विकास तक, उसी प्रकार इक्वेटोस की जो टैगलाइन है वो है बेटा इट्स फन बैंकिंग। ये याद रखना, टैगलाइन कम पूछी जाती है, हेडक्वार्टर ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं उत्कर्ष। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है भारत की रिलीजियस कैपिटल, भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल वाराणसी। और वाराणसी कहां पर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है। और इसका टैगलाइन है आपकी उम्मीद का खाता, ठीक है, आपकी उम्मीद का खाता। उसके बाद है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर आपको सूर्योदय का हेडक्वार्टर पूछे, आपने बताना है नवी मुंबई, और इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ स्माइल्स, ठीक है, खुशियों का बैंक है बेटा। तो सबसे पहला अपन क्या? कैपिटल, फिर क्या? इक्वेटोस। कैपिटल का हेडक्वार्टर जलंधर, इक्वेटोस का हेडक्वार्टर चेन्नई, उत्कर्ष का हेडक्वार्टर वाराणसी, सूर्योदय का हेडक्वार्टर नवी मुंबई। उसके बाद देखिए जरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो 3 बैंक है ना, उज्जीवन, फिनकेयर और जना स्मॉल, तीनों का हेडक्वार्टर आपके बेंगलुरु में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसकी टैगलाइन क्या है बेटा? भरोसा आपके भरोसे पर। इसकी टैगलाइन है भरोसा आपके भरोसे पर, याद रखना। उसके बाद है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु, राजधानी कर्नाटका, और टैगलाइन है बैंकिंग ऑन मोर। इसकी टैगलाइन है बैंकिंग ऑन मोर। अब ये मत कह देना सर शेयर पे कर देंगे क्या बैंकिंग? नहीं, शेयर पे नहीं बेटा, मोर है, ठीक है। उसका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, और इसकी टैगलाइन क्या है बेटा? पैसे की कदर। इसकी टैगलाइन है पैसे की कदर। उज्जीवन, फिनकेयर, जना स्मॉल, तीनों का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। आगे एक बैंक है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब क्वेश्चन आएगा सर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर, नॉर्थ ईस्ट का कोई क्वेश्चन आ जाए आपने गुवाहाटी लगा देना है, ठीक है। और टैगलाइन क्या है? योर डोर स्टेप बैंकर। इसकी टैगलाइन है योर डोर स्टेप बैंकर, ये इसकी टैगलाइन है। उसके बाद में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक बड़ा फेमस है,
और ये बैंक थ्रीसुर केरला में, थ्रीसुर एक शहर है और ये शहर कहाँ पर है बेटा? केरला के अंदर है। और टैगलाइन क्या है? जॉय ऑफ बैंकिंग। इसकी टैगलाइन है जॉय ऑफ बैंकिंग। ये बहुत अच्छे से करना। उसके बाद में अक्सर आप एक बैंक देखते हैं अपने आसपास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर और इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। इसकी टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। ये टैगलाइन है इसकी बेटा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी, ESAF थ्रीसुर केरला, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत का 11वां स्मॉल फाइनेंस बैंक, भारत का 11वां स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत का पहला जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, भारत का वो पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कन्वर्ट हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो कौन सा था बेटा? वो था शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसकी टैगलाइन है बैंक फॉर योर वेलफेयर। इसकी टैगलाइन है अ बैंक फॉर योर वेलफेयर। और भारत का 12वां और आखिरी स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना 2021 के अंदर? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी टैगलाइन है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और आपने बताना इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। और टैगलाइन क्या है बेटा? इंडियाज फर्स्ट ट्रूली डिजिटल बैंक। इंडियाज फर्स्ट ट्रूली डिजिटल बैंक इसकी टैगलाइन है। तो क्वेश्चन आएगा भारत में टोटल कितने फाइनेंस बैंक है? टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है? 12। कमेटी पूछे उषा थोराट, उषा थोराट। ठीक है। और अगर पूछे कैपिटल 300 करोड़। ठीक है, पहले 200 करोड़ था। अगर ऑप्शन में 300 नहीं हो और नन ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो, फिर 200 ही लगा देना। उसके बाद में अगर आप बात करें एक्सपीरियंस कम से कम 10 साल का। ठीक है। उसके बाद में कितनी ब्रांचेज अनबैंक्ड एरिया में? 25%। अनबैंक्ड एरिया में 25% ब्रांचेज ओपन करेंगे। ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ गया कैपिटल कितना रखेंगे? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15% रखेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितने करेंगे? तो आपने बताना है 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे। कई बार आपको लगता है कि सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नहीं किया तो क्या होगा? RBI पेनल्टी इंपोज कर देता है। ठीक है। उसके बाद में प्रमोटर अगर बात करें लिस्टेड होना चाहिए, इसमें लिस्टेड होना चाहिए बेटा स्टॉक एक्सचेंज में 8 साल के अंदर अंदर, 8 साल के अंदर अंदर, 8 जो ईयर है इसको सही करते पहले। हाँ जी, ध्यान दीजिए, 8 ईयर के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? लिस्टेड होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ठीक है ना। उसके बाद एक बात मैंने और क्या बताई आपको कि जो टोटल 100% आपने लोन देना है, उस लोन में से 50% जो लोन दोगे ना, उसका पोर्टफोलियो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर आप बाकी 50% लोन दो मार्केट के अंदर, उसमें इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ग्रुप का पोर्टफोलियो वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है। अब प्रमोटर आपने बताना है पहले 5 साल के लिए कम से कम 40% और 10 साल के लिए कम से कम 30%, 12 साल के लिए आपको बताना है सर 26%। ठीक है ना। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक एक जल्दी से निगाह मार लेते हैं। पहला कैपिटल एरिया जलंधर, इक्वेटोस चेन्नई, उत्कर्ष वाराणसी, सूर्योदय नवी मुंबई, उज्जीवन आपने बेंगलुरु बताना है, फिनकेयर भी बेंगलुरु, जना स्मॉल भी बेंगलुरु, नॉर्थ ईस्ट आपने बताना है गुवाहाटी, ESAF आपने बताना है सर थ्रीसुर केरला, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने बताना है जयपुर, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक बताना है नोएडा और यूनिटी बताना आपने न्यू दिल्ली। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये लोन भी दे सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरा बैंक अपनी सारी एक्टिविटी करता है ना, क्रेडिट कार्ड जारी करना, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, सभी प्रकार की बैंकिंग एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ये सारे के सारे, चेक भी जारी कर सकते हैं। ठीक है ना। सारे के सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ये बैंक और ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बेटा, याद रखना। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारा का सारा डेटा आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।